हेलो दोस्तों। 1928 में भारत की सड़कों पर हजारों लोग खड़े थे। उनके हाथों में काले झंडे थे और हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि पूरे देश का गुस्सा था। लेकिन यह गुस्सा अचानक नहीं आया था। इसके पीछे कई सालों की घटनाएं जुड़ी हुई थी और इन्हीं घटनाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसे कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस कानून के तहत भारत में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसका मतलब था कि कुछ विषय भारतीयों को दिए गए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन महत्वपूर्ण विषय जैसे पुलिस, वित्त और कानून अंग्रेजों के पास रह गए। इससे भारतीयों को लगा कि उन्हें केवल नाम मात्र की शक्ति दी गई है और वास्तविक नियंत्रण अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही है, जैसा कि रियल में था। और इसी कानून में यह भी कहा गया कि 10 साल बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, लेकिन यही बात आगे चलकर विवाद का कारण बन गई। 1927 में, जब अभी 10 साल पूरे भी नहीं हुए थे, यानी 10 साल पूरा होने से 2 साल पहले ही, ब्रिटिश सरकार ने अचानक एक आयोग का गठन कर दिया जिसे कहा गया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य था 1919 के कानून की समीक्षा करना और भविष्य के सुधार सुझाना। लेकिन इसके गठन में सबसे बड़ी समस्या छिपी हुई थी। साइमन कमीशन जो था, ये एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इसके सदस्य थे क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, डोनाल्ड हॉवर्ड और एडवर्ड कैडोगन तथा जॉर्ज लेन फॉक्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आयोग में एक भी जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, और यही सबसे बड़ा विद्रोह का कारण था। इसी कारण लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि भारतीयों को यह महसूस किया गया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपनी ही देश के शासन में भाग लेने योग्य नहीं समझती है। 1928 में जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, पूरा देश इसके विरोध में सड़कों पर उतर जाता है। लोगों ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किए और हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए। और यह विरोध इतना व्यापक था कि इसमें सभी राजनीतिक दल और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हो गए, जिससे यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। फिर लाहौर में एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हुआ कि लाला लाजपत राय ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और यह घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी और इससे आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। 1930 में जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रांतों को अधिक अधिकार देने, द्वैध शासन समाप्त करने और संघीय व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था, तो भारतीयों ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन आगे चलकर इसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया गया, जो भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय नेताओं ने यह निर्णय लिया कि वे केवल विरोध नहीं करेंगे, बल्कि खुद एक समाधान प्रस्तुत करेंगे। और उस पर उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनका रिएक्शन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बायकॉट किया था, और मुस्लिम लीग जो था वो शुरू में बायकॉट किया था, मतलब शुरू में इनिशियली डिवाइडेड था, फिर बाद में अपोज कर दिया था। और जो हिंदू महासभा था उसने भी अपोज किया था इस बिल का। मतलब इस पॉइंट पे सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे वो एक साथ आ गए थे। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई कि वे स्वयं एक संविधान बनाकर दिखाएं, और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके अदर मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अल इमाम। नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसे पूरी तरह भारतीयों द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आते हैं। और ये जो साइमन कमीशन के मेंबर्स के नेम थे, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग।
सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडोगन और जॉर्ज लेन फॉक्स। ये नाम को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और उसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और अली इमाम। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसे पूरी तरह भारतीयों द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार सरकार की कल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने, संघीय शासन प्रणाली लागू करने, द्विसदनीय संसद बनाने और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने तथा मौलिक अधिकार देने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे। तो ध्यान रखना है, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात, संघीय शासन प्रणाली लागू करने की बात, द्विसदनीय संसद बनाने की बात और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात तथा इलेक्शन को जो सेपरेट करने की बात थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और ज्वाइंट इलेक्शन की बात की गई और जो माइनॉरिटीज थे उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई और मौलिक अधिकार देने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। इसके साथ ही पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जो आगे चलकर विवाद का कारण बना। हालांकि यह रिपोर्ट सभी को स्वीकार नहीं थी, विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरल को समाप्त कर दिया गया था, जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय माना जाता था। इसके जवाब में उन्होंने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी, जिसका डिस्कशन हम आपको उसमें देंगे, एक शॉर्ट के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, अगर हम पूरी स्टोरी को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1919 का अधिनियम इस कहानी की शुरुआत करता है और साइमन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर किया तथा नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों की राजनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्भरता को सिद्ध किया और इन दोनों घटनाओं ने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूत और व्यापक बना दिया और आगे चलकर यही प्रक्रिया भारतीय संविधान के निर्माण की नींव बनी। तो ध्यान रखना है, किसने पॉलिटिकल एबिलिटी, जो इंडियन की पॉलिटिकल एबिलिटी थी, इसको प्रूव किया और संविधान बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाया और इसी के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 भी, मतलब ये रास्ता बनाया भारतीय संविधान 1950 को बनाने का, क्योंकि जो अभी हमारा संविधान चल रहा है उसमें कुछ प्रावधान नेहरू रिपोर्ट से भी लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिखे साइमन गो बैक, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे जुड़कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको जो ये मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग थी, इनको हम शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान और डिटेल लेक्चर को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।